अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्टार्ट हमेशा की तरह अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एंड आज स्पेशल ट्रांसमिशन है जो कि आप लोगों को टाइटल से एक्साइटमेंट नज़र आ रही होगी कि वी आर इंटरप्रेन्योर्स। एंड इंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इलेक्शन 2024 के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उम्मीदें हैं उनकी, और क्या वी सी कि हम इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने ट्रांसमिशन का स्टार्ट करूं, स्टार्ट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 3 बातों से, जो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब की फाउंडेशन भी है। और पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है इन 3 प्रिंसिपल्स को अपने लिए बहुत अहम समझता है। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी मेरी और आपकी तरह अगर इन 3 बातों को अपनी ज़िंदगी का असूल बना ले तो वो बेहतर से बेहतरीन का सफ़र जो है वो बआसानी सफ़र कर सकता है। सो फेथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर होना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो, इंटरप्रेन्योर हो, जॉब पर्सन हो, बिजनेस ओनर हो, सो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी ज़िंदगी का फेथ। और फेथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के ऊपर। एंड नंबर 2 विच इज़ यूनिटी। एज ए कौम हमें जो है वो बेहतरी की तरफ जाना है। और जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब, इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। एंड नंबर 3 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन अपनाते हैं वो ही लोग कामयाबी का सफ़र जो है वो तय कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब। इलामा मोहम्मद इकबाल का जिक्र इसलिए करूँगा कि उनके तसव्वुर की वजह से पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बना। तो उनका एक शेर है छोटा सा, उससे स्टार्ट करूँगा और आज की जो डिस्कशन है उसका जो पैनल है उनको इनवाइट करूँगा। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीरें, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मतलब ये है कि एवरी वोट काउंट्स। और यही हमारा आज का मकसद है कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस दी जाए, थोड़ी सी आगाही की जाए, ताकि आप लोग भी एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी होने के नाते अपने वोट को ज़रूर 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 कास्ट करें, थोड़ी मुशक्क़त उठाएं, थोड़ी मेहनत करें और 8 फरवरी को आप अपने वोट को कास्ट करें। सो मेरे साथ जो पैनल है माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग यंग इंटरप्रेन्योर्स हैं सारे, और आप लोग उनको देखते रहते हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद अरसलान अहमद से, अरसलान अहमद राना से। ही इज़ वन ऑफ आवर ग्रेट लीडर। सिस्टर सैयदा फरियाल अली हैं, मोहम्मद फैसल हैं, सिस्टर सदफ नौरीन हैं। So thank you all of you and welcome to all of you. Yes, sir. Thank you so much for inviting us. कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग। अच्छा जी, मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी तक हमें ज्वाइन कर पाए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे कुछ छोटे छोटे 1-2 सवाल कर लूं ताकि हम उनको इंगेज कर सकें, उनके साथ बात कर सकें और उनको भी लगे कि वो हमारे साथ आज इस डिस्कशन के अंदर, इस ट्रांसमिशन के अंदर सेम पेज पर हैं। सो मेरा आप लोगों से सबसे छोटा सा जो क्वेश्चन है और वो ये है कि आपने अपना एज ग्रुप मेंशन करना है कमेंट्स के अंदर, किस एज ग्रुप में हो आप। और दूसरा आपने ये मेंशन करना है कि व्हाट इज योर वन रीजन टू सी पाकिस्तान ग्रोइंग। आप पाकिस्तान को 2024 में ग्रो करते हुए क्यों देखना चाहते हो। 1, यू लव पाकिस्तान। नंबर 2, you have a future in Pakistan. Number 3, you have your forefathers have struggled for Pakistan, जिसकी वजह से आज अब पाकिस्तान ने आपको एक शनाख्त दी है। और अगर इसके अलावा आपके जहन में कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट विद फैसल। आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा एंड देन ये जो डिस्कशन है बेसिकली इट्स गोइंग टू बी ऑल अराउंड। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एज ए यूथ आपसे स्टार्ट करने का मकसद ये है कि वोट की जो काउंट है, ऑफ कोर्स एवरी ईयर, हर इलेक्शन 5 साल के बाद होता है, तो हर इलेक्शन के अंदर जो है वो बेसिकली
कुछ नए वोटर्स, कुछ नए वोट डालने वालों की तादाद जो है वो इंक्रीज होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से उसके अगर आपके पास कोई फिगर्स वगैरह हैं तो हम्म, वो आप मेंशन करें और फिर हम इंशाल्लाह इस डिबेट को, इस हम्म, डिस्कशन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। हम्म। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। आबादी बढ़ रही है पूरी दुनिया की, और साथ साथ पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ रही है। एंड जो नंबर ऑफ न्यू वोटर्स हैं, ऑफ कोर्स, जो पहले कभी 16 साल के थे, तो अब ऑफ कोर्स 4 साल के बाद वो 20 साल के हो गए हैं, दे आर एबल टू कास्ट देयर वोट। तो अगर फिगर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 2018 में जब वोटिंग स्टार्ट हुई, तो उस वक्त जो फिगर्स हमें बताते हैं, तकरीबन 10 करोड़ 50 लाख के राउंड अबाउट में उस वक्त वोटर्स थे। एंड रिसेंटली जो अब नया डाटा है 2024 का, तो इसमें तकरीबन 12 करोड़ के राउंड, 12 करोड़ 80 लाख यू कैन से रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। तो अगर हम देखें तो तकरीबन हमें जो गैप है, आप समझ लें कि 22 मिलियन, या आप उसको 2 करोड़ कह सकते हो, न्यू पर्सन है, न्यू पीपल है, यूथ है, ऑफ कोर्स यूथ ही है, जो कि पहले वोट नहीं दे सके, और वो आप उन्होंने पहली दफा लाइफ में, पहली दफा उन्होंने अपना वोट देना अच्छा सिस्टर सदफ, मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि फीमेल्स जो हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करता है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अगर आबादी देखी जाए तो 25 करोड़ से 26 करोड़ के करीब जो आबादी है, वैसे तो ये एक सबसे बड़ा मसला है, शायद बहुत सारे सुनने वालों को ये पता हो या ना हो कि पाकिस्तान की आबादी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इट्स गोइंग टू बी कंसिडर एज ए प्रॉब्लम इन पाकिस्तानी कल्चर, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमें और भी बहुत सारे मसले हैं, उसी तरह आबादी भी एक मसला जो है वो आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान को फेस होगा कि आबादी जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी स्पीड से ज़्यादा बढ़ रही है। बट इफ़ वी कंसिडर कि वुमेन्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं, उनके वोट्स जो हैं ऑफ कोर्स बड़े वैल्यूएबल हैं। सो उसकी तादाद कितनी है और कितने परसेंट वोट्स जो हैं वो वुमेन जो है वो कास्ट करती हैं, बिकॉज वुमेन का सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है वोटिंग डे के ऊपर कि घर है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर से बाहर कैसे निकला जाए। तो उसके हवाले से थोड़ा सा जो है वो आप बता सकती हैं। जी सर, जिस तरह से करंट ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो 5 करोड़ 90 लाख तकरीबन फीमेल्स है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इस साल की बात की जाए तो 11.7 मिलियन खवातीन नई जो है वो रजिस्टर हुई है, मतलब इतनी ह्यूज उसमें, क्योंकि पहले खवातीन को इतना शौर भी नहीं था, घरों से भी इतनी इजाजत नहीं मिलती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है तो खवातीन भी जो है वो ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। इवन जो आप कैंपेन्स भी कह लें और सोशल मीडिया पे वैसे भी अवेयरनेस के तौर पे भी खवातीन ने काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से जो है वो खवातीन की तादाद बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं, जो खवातीन पार्टिसिपेंट यानी कि जो खड़ी होती है, जो उम्मीदवार है, वो भी 21% जो है वो इस ईयर में इजाफा हुआ है कि जो फीमेल खवातीन जो अब इलेक्शन बेसिकली लड़ रही हैं वो भी 21% जो है वो इंक्रीज हुई हैं। तो हम देख सकते हैं कितना ह्यूज चेंज है। पहले लोग खवातीन वोट डालने से क्या, वो इलेक्शन लड़ने से हर चीज से डरती थी, लेकिन अब जो है वो खड़ी भी हो रही है, सोशल मीडिया कैंपेन्स भी रन कर रही हैं, और सब अपनी जो है इवन मैं कल सोशल मीडिया पे देख रही थी कि काफी जो है बुजुर्ग खवातीन भी है ना, उनमें भी काफी जज्बा है, जो पहले उनको इतना शौर नहीं था, लेकिन अब देख देख के वो भी ऑफ कोर्स अब सोशल मीडिया हर एज ग्रुप के लोग यूज करते हैं, तो जो 50 to 60 ईयर्स के लोग हैं, जो खवातीन हैं, वो भी इतनी पुरजोश है कि हमने चेंज लेकर आना है और अपने मुल्क के लिए जो है वो वोट डालना है। अच्छा यहाँ पे सिस्टर फरियाल, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, ये शऊर है या मजबूरी है? बिकॉज वी ऑल कैन से कि शऊर है, बिकॉज हर बंदा बात करने को तैयार है या हर बंदा बोलने को तैयार है, बट इन सर्टन पॉइंट्स वी अंडरस्टैंड कि जब एक चीज़ हद से बढ़ जाती है तो आप जितने मर्जी वीक हो, आप जितने मर्जी कमज़ोर हो, भले आपका जो है मुकाबला है वो आपसे 10 गुना बड़ी ताकत से है, आप हिम्मत करते
आई थिंक सर ईशान के साइड पे इंटरनेट इशू। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही? जी सर, वी कैन हियर यू नाउ। जी जी, प्लीज कंटिन्यू सिस्टर। जी सर, मैं आपके सवाल पूछने से पहले ही मेरे माइंड में भी यही बात चल रही थी कि वाकई शऊर की ही बात है, जैसा कि आपने कहा कि शऊर भी आ गया है और कुछ मजबूरी भी बन गई है। दोनों ही फैक्टर्स आई थिंक प्ले कर रहे हैं इसमें पार्ट। और उसका रीज़न ये है कि मजबूरी इसलिए कि वाकई जो कुछ हमारी जनरेशन ने भी देखा है, यानी कि हमेशा से हम सफरिंग ही सुनते आ रहे हैं। इन्फ्लेशन हमेशा से यही देखा है, बचपन से लेके आज तक, कि हर दफ़ा इन्फ्लेशन बढ़ती ही चली जाती है और मसाइल जो हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। सॉल्यूशंस जो है कम प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं और स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। कुछ अरसे के लिए अगर एक गवर्नमेंट आती है तो वो फिर पिछली गवर्नमेंट ने जो कुछ किया होता है उसको ज़ीरो पे कर देती है। यानी कि कोई भी जो एक प्रोजेक्ट होता है ना, उसको कंटिन्यूटी में चलाया नहीं जाता। तो वो जो है वो एक हर दफ़ा एक नई गवर्नमेंट आके एक नए एजेंडे पे, अपने ही एजेंडे पे काम करना शुरू कर देती है। तो वहाँ पर ना इकॉनमी थोड़ी-सी इसको कहते हैं कि तितर-बितर सी हो जाती है, यानी कुछ पता नहीं होता कि कोई एक सर्टेन प्लान के तहत कोई चीज़ चल नहीं रही होती। तो उससे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है और जब अनसर्टेनिटी पैदा होती है, तो अब जैसे हमारी जो जनरेशन है उसमें तो फिर मैं कहूँगी कि पैट्रियोटिज़्म है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो हम माशाल्लाह, आई एम अ मदर, सर आप हैं जैसे, तो हमारी जो जो जनरेशन है, उस हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो औलाद है उसके अंदर इतनी ज़्यादा पैट्रियोटिज़्म नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने कभी अपना वो कनेक्शन फ़ील किया ही नहीं। और जितना उनको फ़ील करना चाहिए था। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो हमसे पीछे वाली जो जनरेशन है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा एहसास भी है अपने मुल्क का। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आबा-व-अजदाद को सफ़र करते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करके हमने इस मुल्क को हासिल किया था और फिर हमारे माँ-बाप ने हमारे अंदर वो वैल्यूज़ पैदा की, तो हम यही कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो अब नाउ वी आर इन आवर मिडल एज, मैं समझती हूँ कि यानी कि अब यूथ तो पीछे रह गई, लेकिन हाँ, हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम जो है अपना पूरा भरपूर रोल इस चीज़ के अंदर अदा करें। एक तो नंबर 1 ये कि आने वाली यूथ के अंदर इस चीज़ को इंस्टिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वोट की क्या अहमियत होती है और एक जो मायूसी की जो फ़िज़ा है, उससे ओवरकम करके हम पॉज़िटिविटी की तरफ बात करें, हम सॉल्यूशंस की तरफ बात करें। और मैं ये समझती हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि जी वोट में क्या रखा है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, कतरा-कतरा समंदर बनता है और मैं वो कतरा हूँ, मैं समझती हूँ। मैं वो बूँद हूँ जो कि एक समंदर के अंदर मिल के मैं बहुत कुछ चेंज ला सकती हूँ। तो इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक जो है ये ज़रूर ये 8 फरवरी को निकलें और ये कदम उठाएँ। जी, वेरी वेल सेड। अच्छा असलान, आपसे जो होगा वो मेरा जो है वो स्टार्टिंग क्वेश्चन ही होगा। ऑफ कोर्स इसके बाद तो हमने डिस्कशन करनी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, और वो ये है कि इलेक्शन जब आते हैं 5 साल के बाद, ऑफ कोर्स बड़ी रौनक भी लग जाती है, बड़ी गहमा-गहमी भी हो जाती है और उन लोगों को भी देखने को मिलता है जो शायद आप 5 साल नहीं देखते, या उन लोगों की बातें भी सुनने को मिलती हैं जो आप एक सर्टेन टाइम तक नहीं भी सुनते, व्हिच इज़ आल्सो गुड। बट नाउ क्योंकि सोशल मीडिया ने पिछले 4 साल में मेरे ख्याल से, या 5 साल में, या 10 साल में जितना चीज़ों को टर्न अराउंड किया है, शायद हिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर आप देख लें या वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आप देख लो, तो इलेक्शन या वोटिंग सिस्टम जो है वो बड़ी अहमियत रखता है हर मुल्क, हर कौम की ग्रोथ के अंदर। सो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज आप लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंगेज रहते हो, सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हो, तो ये इलेक्शंस जो हैं ये होप है, या ये इलेक्शन भी एक वैसी ही एक बेसिकली जिसको कहते हैं ना वो कर्टिसी है कि जिसको बस होना है और होने के बाद जो होना था वही होना है, या जो सबको नजर आता है कि अगर वैसे ही होना है तो फिर हमारे वोट डालने का क्या है। तो व्हाट डू यू फील कि यूथ जो अभी आजकल सोशल मीडिया पे फुल टाइम पावर के अंदर हैं, इंगेज हैं, वो क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर? जी सर, एक तो सबसे पहले थैंक यू कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होने का मौका दिया। तो दूसरी बात मेरी ये है कि जो अभी जो दौर है, जो सोशल मीडिया की वजह से जो अवेयरनेस आ चुकी है,
तो अगर जो होना है, जो सबको पता है कि वो होके रहेगा, उसको होने में भी बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहे कि आप रात को अपना रिजल्ट्स कुछ और हों और अगले दिन चढ़ते हुए रिजल्ट्स कुछ और हो जाएं। अब सोशल मीडिया के अंदर आप रिकॉर्ड्स की जहां तक बात करें या किस हलके के अंदर क्या चीज़ हो रही है, किस पोलिंग स्टेशन पे क्या चीज़ हो रही है, ये बहुत जल्द ऑन एयर आते हैं, ये बहुत जल्द वायरल होती हैं ऐसी चीज़ें। हमने पिछले कुछ जो हमारे इंतखाब बाई इलेक्शंस हुए, ये चीज़ें हमने वहाँ पे भी देखी। हमारे इससे पहले भी ये जो पिछले 5-7 साल के अंदर स्पेशली सोशल मीडिया ने रोल प्ले किया है, चाहे वो अवेयरनेस के हवाले से हो, चाहे वो इलेक्शन की इम्पोर्टेंस के हवाले से हो, चाहे वो लोगों को मोबिलाइज करने के हवाले से हो, बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया सोशल मीडिया ने। एंड इस बार भी मेरा ये पूरा इसके ऊपर यकीन है कि अगर कोई इस किस्म की कोई बात होगी भी कि जो होना है वो होके रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरकार होंगे। क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है अपनी एज के लोगों को या अपने से थोड़ा कम एज के लोगों को कि लोग जो हैं वो पहले इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इस चीज़ के अंदर, चाहे वो पॉलिटिक्स थी, चाहे वो वोट कास्ट करना है कि नहीं करना। बट अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी ऐसी खवातीन को मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने पहले कभी नहीं किया था वोट कास्ट, लेकिन इस दफ़ा वो भी कहते हैं कि भाई हम ज़रूर जाएंगे। इसमें कुछ रोल तो सोशल मीडिया का भी है, दूसरा कुछ रोल हमारी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो माशाल्लाह अपनी एज के उस हिस्से में हैं कि जहाँ पे लोग जाके सिर्फ आराम करते हैं, वो उस हिस्से में भी डोर टू डोर कैंपेन्स कर रही हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं बिकॉज सियालकोट से हूँ, तो सियालकोट के एक सिटी का एक हल्का है, वहाँ पे हमारी एक जो एक रहनुमा है वो मेरी दादी अम्मी की उम्र की हैं और मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हूँ। इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स के वो इस एज में भी डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रही हैं। तो ये हर जगह हो रहा है और सर ये जो है ना सोशल मीडिया इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा और मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि टर्न आउट जो इस दफ़ा का है वो भी पहले से काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ एक क्वेश्चन आप लोगों के दरमियान रख देता हूँ और उसके बाद ऑफ कोर्स आप लोगों की बारी है, आप लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स एंड डिस्कशन पॉइंट्स को इंगेज कीजिएगा। जितने भी सर्वेज वगैरह आजकल सोशल मीडिया पे हुए हैं उसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया एवरीवन वांट्स टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया। एक तो पहली ये चीज़ है, तो सोशल मीडिया पे लोग इस वजह से भी एंगेज हैं। दूसरी ये चीज़ है कि आजकल सोशल मीडिया के लिए आपको कोई लाइसेंसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए जो बड़े ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स और बाकी जो लोग थे उनको देखकर छोटे छोटे यूट्यूब चैनल एंड टिकटॉक एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म जहाँ पे यंग यूथ ने जो है वो अपनी एंगेजमेंट शुरू कर दी है। और दूसरा, उससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि आपको देखने को बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, आपको एक किस्म की पर्सनलाइज किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन सेम टाइम के ऊपर आपके पास एक शॉर्ट टाइम मेमोरी भी डेवलप हो रही है, बिकॉज ऑफ यू ऑल नो कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके एल्गोरिदम्स ऐसे ही हैं कि अगर आप किसी एक किस्म का कंटेंट या एक सॉन्ग जो है पर्टिकुलर उसको आप 15 सेकंड सुन लेते हो तो आपको फिर उसी किस्म के जो क्लिप्स होते हैं, उसी किस्म की वीडियोस होती हैं, वो दिखाना शुरू कर दिया जाते हैं। तो डोंट यू थिंक इससे जो है वो बेसिकली लोगों के व्यू पॉइंट्स जो है वो बेसिकली लास्ट मोमेंट जो है वो चेंज हो जाएंगे? जी सर, बिल्कुल आपकी जो बात है वो ठीक है। देखें, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का आ जाना, स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा ऐसे लोग जो कि पहले एंकर्स थे, वो टीवी चैनल्स पे बैठकर बात करते थे या पहले पीटीवी हुआ करता था, बस उसी को ही लोग देख रहे थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब हर पर्सन सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखता है। अब ये बात अच्छी भी है और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। अच्छी इस तरह से है कि हमें हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं हर पर्सन जो सोशल मीडिया के ऊपर है ना वो बाइस्ड है, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, या वो दिली तौर पर या नजरियाती तौर पर, ठीक है। तो आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट हमें परखना है। हमें अपनी जो रिसर्च बेस है ना, जो अपना जो शऊर है उसको भी डेवलप करना है। हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए,
हमें इलेक्शंस का पता होना चाहिए, हमें हर लीडर्स का पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसने पहले क्या किया, उसकी पॉलिसीज का आपको पता होना चाहिए। एंड इस दफा जो इलेक्शन हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ पता हो, इन्फ्लुएंस ना हो फ्रॉम सोशल मीडिया, ठीक है, या इन्फ्लुएंस ना हो। ऑफकोर्स ये चीज़ इन्फ्लुएंस होती करती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये इन्फ्लुएंस नहीं करती। हो सकता है कि आपने मूड बनाया कि मैंने इसको वोट देना है, आप पोलिंग स्टेशन पे गए हैं, वहां पर आपसे कुछ ऐसी कोई बात हुई है या कोई किसी ने आपसे बात करके 5 मिनट के अंदर आपका माइंड चेंज कर दिया, ठीक है, वोट आपका डाइवर्ट हो गया, होता है। बट बात वहीं पर आ जाती है कि हमने अपनी जो रिसर्च है ना उसको कंप्लीट करना है। हम बिजनेस के हवाले से भी हमेशा कहते हैं रिसर्च कंप्लीट करें, यहाँ पर भी कोई चीज़ है, ये एक अमानत है आपके पास जो वोट है, और आपने चूज करना है कि इस मुल्क की भाग दौड़ किस बंदे के हाथ में आनी है। जब आप वो चूज कर रहे हैं ना, तो आपने देखना है कि कौन पर्सन हमारे लिए अच्छा है, कौन पर्सन मुल्क के लिए अच्छा है। बाइस्ड होकर ना सोचे, जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है उसको देख। तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, अब मैं तो बेसिकली मेरे पास तो बहुत सारे माइंड में चीज़ें हैं, क्योंकि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। सो आई हैव अ डिफरेंट थॉट एंड डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग इनटू इलेक्शन बेसिकली। बट मैं यहाँ पे आप लोगों से जानना इसलिए भी चाह रहा हूँ बिकॉज आप लोग ऑन ग्राउंड हो, आप लोग बाहर निकल रहे हो, आप लोग देख रहे हो चीज़ों को। सो एक आम आदमी जो है, जो बेसिकली चाहे वो पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी इट्स फाइन। ही इज शी इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो एक पाकिस्तान का जो है वो शहरी है। सो उसके लिए जो इलेक्शन है वो एक अपॉर्चुनिटी है या एक डिसाइसिव मोमेंट है कि जहाँ पे उसने कुछ डिसाइड करना है अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से कि अगर उसका घर है, उसके घर की छत गिर गई है, दीवार गिर गई है, गली की नाली खराब है, या उसका जो है वो बेटा बेरोजगार है, या उसकी बेटी के लिए की शादी नहीं हो रही, उसके लिए उसको कुछ जहेज में जो है वो कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो उसका इलेक्शन में उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने शॉर्ट टर्म या एक छोटा सा जो गोल है या उसकी जो छोटी सी मुश्किल है उसका वो हल देख लें, या उसके पास एक टाइम है कि नहीं, इस टाइम के अंदर मुझे ये देखना है कि पाकिस्तानी ओवरऑल जो मुश्किलों में हैं उनको इस मुश्किल से बाहर लाने के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मेरी एक जो पर्ची है, जो मेरा एक वोट है, ये एक बेसिकली जैसे सिस्टर फरियाल ने कहा कि एक कतरा जो है वही समंदर बनाता है, वही दरिया बनाता है। तो वो एक कतरा जो है वाकई में ही एक ड्रॉप जो है उन्होंने अपने हिस्से का जरूर डालना है। सो व्हाट इज योर थिंकिंग, बिकॉज सोशल मीडिया को आप देखें तो वहां पर कहीं पे जो है वो कोई पैसे दे रहा है और हल्फ ले रहा है, कहीं पे जो है वो कोई नाश्ते करवा रहा है, कहीं पे जो है वो बेसिकली कोई जा रहा है और बोल रहा है कि जी इनके नाम लिख लें, इनको हम नौकरियां देंगे। तो मतलब ऑल अराउंड व्हाट इज अ नॉर्मल पाकिस्तानी, उसके माइंड में क्या ऐसी चीज है इस इलेक्शन को देखते हुए। सर असल में ना पॉलिटिशियंस ने आम आवाम को इतना ज्यादा डेली लाइफ की और जिंदगी की उलझनों में फंसा दिया है कि वो हम लोग ना लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते। हमारा जो व्यू है ना वो बड़ा मायोपिक है या शॉर्ट साइटेड हो गए हम फौरी फायदा देख रहे होते हैं। क्योंकि हम फौरी इतने ज्यादा मसलों में उलझे हुए होते हैं, तो वाकई ये हकीकत है कि किसी को अगर पेट भर के खाना खाने को मिल रहा है या किसी की, और ये सिर्फ गाँवों की बात नहीं है सर। मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती हूँ, कराची में, और मेरी बिल्कुल गली के कॉर्नर वाले जो बिल्डिंग है ना, आज मैंने देखा कि उसके ऊपर व्हाइट वॉश हुआ हुआ था। तो यानी कि शहरों में भी हो रहा है, मतलब शहरियों एक सिटी में रहने वाले इंसान को भी इस कदर अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है कि उनको ये लग रहा है कि हम आपकी बिल्डिंग पेंट करके आपसे वोट खरीद लेंगे। और कहीं न कहीं यहाँ पे अवाम की भी गलती है, जैसा कि मैंने कहा कि बिकॉज़ हम इतने ज़्यादा शॉर्ट साइटेड हो गए, हमारी ना इसको कहते हैं गोल्ड फिश सिंड्रोम। गोल्ड फिश की कहा जाता है कि 3 सेकंड की मेमोरी होती है। तो हमारा भी कुछ वही वाला हिसाब हो गया है कि हमने जो देखा, जिसने हमें अपनी तरफ बुलाया, हम उसके पीछे चले गए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा शऊर पैदा हो गया है। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो मंज़र-ए-आम पे आए हैं, जिन्होंने जो है जगा दिया है, लिटरली जो है ना जनरेशंस को जगा दिया है। और इस शऊर की वजह से ये गलतफ़हमी में ना रहें लोग,
और जो मैनिपुलेट कर रहे हैं बेसिकली आवाम को कि ये हम छोटे-छोटे फ़ायदों के पीछे जो है ना अपना वोट सेल कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शऊर आ चुका है ऑलरेडी, जैसा कि फैसल ने कहा कि बेशक ठीक है सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग होती रहे, बट वी नो जिसने अपना लीडर चूज़ कर लिया है ना, उसने अपना माइंड बना लिया हुआ है। उसको पता है कि मैंने लीडर कैसे चूज़ किया है। लेकिन अगर वो ऑन द अदर हैंड वही इंसान एक ऐसा इंसान है जो कि एक बिरयानी की प्लेट के पीछे अपना ईमान बेचने पे राजी हो जाता है, तो आई थिंक उसको पता ही नहीं है कि वोटिंग की वैल्यू क्या है, उसको पता ही नहीं है कि एक लीडरशिप क्या होती है, उसको पता ही नहीं है कि इकोनॉमी कैसे चलती है। तो यहाँ पर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इंशाल्लाह मैं दूसरों को मौका दूंगी। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आल्सो कि हाउ टू चूज अ गुड लीडर फॉर योर कंट्री, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। बिल्कुल सर, ये इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू अभी जैसे पहले बात हो रही थी कि सोशल मीडिया पे कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब हर दूसरा, हर तीसरा यूट्यूबर जो है वो उठ के अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता है और वो अपनी तरफ से खबर पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके अंदर देखा-देखी ये भी एक किस्म की एक भेड़चाल चल निकली है कि खबर की सच्चाई में अब उतनी सदाकत नहीं रही। काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो खबर सुनी-सुनाई या कुछ और होती है और उसको कुछ और अल्फ़ाज़ के अंदर बयान कर दिया जाता है और जो अल्टीमेटली मिस इन्फॉर्मेशन या जो है वो उसका मिसयूज़ हो जाता है। वो जो एग्ज़ैक्टली जो खबर होती है वो उसके ऑपोज़िट जाके पहुँचती है अगले कानों तक। तो सोशल मीडिया के ऊपर नो डाउट अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, सोशल मीडिया को फ़ॉलो करते हैं, तो उसके अंदर हमें इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे भी बहुत से अनासिर हैं जो सिर्फ़ व्यूज़ की खातिर खबर को मैनिपुलेट भी करते हैं। लेकिन स्टिल कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद सोशल मीडिया पे आके सोशल मीडिया का यूज़ बताया लोगों को, जिन्होंने खुद टिकटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म को प्रोफ़ेशनली यूज़ करना सिखा दिया लोगों को। तो नो डाउट सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इंसान का अपना नॉलेज, अपनी कॉमन सेंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करेगी। बाकी रही जहाँ तक बात ऑन द डे, तो ऑन द डे जो है वो अभी इस टाइम मेरे ख्याल से लोगों की राय चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जिधर सोशल मीडिया के इतने एस्पेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हमारी यूथ जो है ना उसको जगा दिया सोशल मीडिया ने। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो हमारे कोई पॉलिटिशियन अगर हमारे कॉलेज में आ जाते थे, वो बस आया, लेक्चर दिया, हमने खामोशी से सुना और वो चले गए। लेकिन अब अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा डिबेट्स हो रही हैं कि ईज़िली एक्सेस है, स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन पूछते हैं, सामने पॉलिटिशियन को 1 टू 1 काउंटर होता है। पिछली कुछ जो हमारी अरसे में ये ईज़ी एक वे हो गया कि कम्युनिकेशन गैप था एक बहुत बड़ा लीडर्स के और जो भी पॉलिटिशियन है उनके और आम आवाम के दरमियान, जो कि अब काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। आवाम जो है वो अपनी ईज़िली राय दे सकती है, उनको इनकाउंटर कर सकती है। और यूथ जो थी पहले इनहेरिटेड चला आ रही थी ना पॉलिटिशियन, जैसे हमारे फादर्स को ले लें या हम भी छोटे होते थे तो हमें ये था कि मेरे फादर ने जिसको देना है मैंने भी उसी को फॉलो करना है। ये चीज़ें बहुत अरसे से चली आ रही थी, जो अब आके जो है वो टूटना शुरू हुई हैं। अब लोगों को अब देखें घर में ही डिफरेंट पार्टीज़ बन गई हैं कि अगर एक इंसान एक को वोट दे रहा है तो दूसरा दूसरे को देगा। अपनी आवाज़ और अपनी हक जो होती है ना, हक़ राय, वो इस्तेमाल करना लोगों को आ गया। लोगों को इतना सोशल मीडिया ने शऊर दे दिया कि वो ईज़िली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन-सा लीडर सही है और कौन-सा जो है वो गलत है। तो ईज़िली यूथ जो है ना, वो कहते हैं ना हर मुल्क की यूथ जो होती है वो बैकबोन होती है। तो हमारी यूथ जो है ना वो अब काफ़ी हद तक जो है वो एक्टिव हो गई है और इस एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रही है। भले वो किसी पार्टी के साथ है या नहीं, लेकिन उसको इतना सेंस आ गया है कि कौन सही है, कौन गलत है। और हमने अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, हमने अपने आगे फ्यूचर को देखना है कि किस तरह हम अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, बाकी क्योंकि बेसिकली मैं आज पढ़ रही थी कि वोट जो होता है ना, इट्स अ मोस्ट पावरफुल नॉन वायलेंट टूल टू चेंज अ डेमोक्रेटिक नेशन। कि आप पावर में आके आप वायलेंट करके आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वो वाहिद पावरफुल कि आप वायलेंस के बगैर बहुत बड़ा ह्यूज जो है वो चेंज ला सकते हैं अपनी नेशन में। तो हमें इसको पावरफुल, अगर ये है, इतना इसमें पावर है, तो हमें इसे उसी तरह यूज़ करना है
और हमें अपनी नेशन को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अच्छा, सिस्टर सदफ की बात से मुझे एक बात याद आई, और वो ये है कि हमने सिविलाइज कंट्रीज देखी हैं। सिविलाइज कंट्री से मुराद ये है कि आप अमेरिका को देख लें। नाम लेना इसलिए ज़रूरी था कि इलेक्शन वहाँ पर भी आने वाले हैं 2024 के नवंबर में। तो नवंबर के इलेक्शन हैं, बट अभी से वहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एक स्टेज पे खड़े होते हैं, एक दूसरे को काउंटर करते हैं, एक दूसरे की अच्छाई बुराई भी बताते हैं, ठीक है, और पर्सनलाइज भी होते हैं, उनके फैक्ट्स भी बताते हैं। यस, हमारे यहाँ जो 8 और 9 PM का जो टाइम है, जो प्राइम टाइम है, जो बेसिकली उसके अंदर जो टीवी के ऊपर बैठकर एक दूसरे के साथ जिस लहजे में बात की जाती है, असल में टू मी इट्स टोटली मुनाफकत। उसकी रीज़न क्या है कि दे आर नॉट जस्ट ओपोनेंट, दे आर बेसिकली हैविंग फैमिली रिलेशन विच ईदर। मतलब इसकी बेटी जो है, या ये इसका दामाद है, ये उसका जो है वो बहनोई है, ये उसके चाचे का बेटा है, ये उसके ताया का बेटा है। सो मतलब दे आर इंटरलिंक विद ईच अदर, ठीक है। लेकिन इन फ्रंट के ऊपर लोगों को मुनाफकत इतने स्ट्रांग और पक्के मुंह से ये लोग करते हैं कि लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल, यस, बट मैनी ऑफ देम, जिनको लोग भी जानते हैं, लोग भी समझते हैं। तो ये चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा था कि आप पाकिस्तान का जो मुझे सबसे बड़ा मसला नज़र आता है वो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं हेल्थ नहीं है। वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जहालत, ठीक है। और उस जहालत की वजह से इतनी सारी चीज़ों ने शेप अप कर लिया हुआ है कि हर बंदा जो है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेज है तो वो इतना डाई हार्ट किस्म का फैन बन चुका है कि वो ब्लाइंड हो चुका है। मतलब उसने उसकी बुरी बात नहीं सुननी, वो टॉलरेंस है ही नहीं, सिविलाइज तरीका है ही नहीं। चार लोग इकट्ठे बैठकर चार पार्टी को सपोर्ट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसने उनके ऊपर बिलीव किया है तो वो ऐसा बिलीव किया है कि उसने अपने दीन से भी आगे उनको रख दिया है कि भाई जहाँ पे अगर एक चीज़ समझने वाली ये है कि जब हमारा दीन हमें ये इस चीज़ का हुक्म देता है कि आप ब्लाइंडली दीन में भी अपने पेरेंट्स को फॉलो नहीं कर सकते, और पेरेंट्स से आगे तो कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके बारे में अल्लाह ने कहा है कि आप उनको उफ तक नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो दीन के खिलाफ तुम्हें कुछ कहते हैं करने को तो तुम वहां पे भी उनको जो है उनको गाइड कर सकते हो, उनको बता सकते हो। तो ये वो जो सिनेरियो हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका हुआ है, इसके अंदर बेसिकली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट लेट्स गो बाय योर क्वेश्चंस नाउ। अब आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं, प्लीज गो वन बाय वन, सो हम उन चीज़ों को कंक्लूड करें। बिकॉज लास्ट के अंदर ऑडियंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग अपने अपने हर इंसान जो है, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं, हम अपने जो थॉट प्रोसेस हैं कि हमारी नज़र में लीडर को कैसा होना चाहिए, या हम लीडर को क्या समझते हैं कि लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वी विल डिस्क्राइब, वी विल मेंशन यू। यस, वोट आपने अपनी मर्जी के लीडर को ही देना है। क्यों? क्योंकि आपका वोट है, आपकी जिम्मेदारी है, और आपने अगले 5 साल उसके जवाब दे होना है शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को। तो इसलिए आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। लेट्स गो बाय फैसल। फैसल, अगर पाकिस्तान में अभी किसी ने अपना वोट वेरीफाई करना है, सो हाउ ही और शी कैन टेक्निकली वेरीफाई हिज वोट? सर, अगर किसी भी पर्सन ने अपना वोट जो है वो वेरीफाई करना है तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है कि आपने अपने मैसेज सेक्शन में जाना है एंड 8300 के ऊपर आपने अपना CNIC कार्ड जो है ना वो मैसेज कर देना है। तो दिस वे आप बेसिकली अपना जो वोट है उसको रजिस्टर करवा सकते। आपको पता चल जाएगा कि आपका वोट जो वो किस हल्के में है, आप रजिस्टर्ड हैं नहीं है, कहाँ पर है। तो ये आई थिंक सबसे जो ना वो आसान वे है जो कि कोई पर्सन कर सकता है। एंड सर, कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी ही बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि अभी आपने बात की कि लोग जो है वो इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझते, बल्कि जैसा कि हम टीवी पर भी देखते हैं कि लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं और ये इस तरह की चीज़ें। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि अखलाकियात की कमी है। इलेक्शन को हमने इलेक्शन के तौर पर ही लेना है, कोई किसी का जानी दुश्मन नहीं है, हम सारे पाकिस्तानी हैं।
हम सारे यहाँ पर पाकिस्तानी, इवन अगर कोई बंदा अपनी फैमिली में भी हम देखते हैं तो सिर्फ इन इलेक्शंस के दौरान ना वोट्स के मामले में लोग एक दूसरे के साथ जो है ना वो बुरे तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं। देखें जो होती है ना पढ़ी लिखी जो कौमें होती हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करती। एंड हमें भी इस चीज़ को रोकना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि ये एक इलेक्शन है, इसमें आप जिस वोटर को, जिस पर्सन को समझते हैं, लीडर को समझते हैं कि इसको वोट देना चाहिए, आप उसको वोट दें, ठीक है। लेकिन इसको पर्सनल नहीं लेना। आपने बैठ के अपने वालिद साहब से, अपने भाइयों से, बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से बहस नहीं करनी। मतलब लीडर्स के लिए, जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए आपने अपनी दोस्तियां खराब नहीं करनी, अपनी रिश्तेदारियां खराब नहीं करनी। ये एक बेसिकली मैसेज जो कि बहुत सारे लोग ये करते हैं। आपका वोट है, आपके पास एक अमानत है, आप जाए चुप करके अपना वोट दें जिसको आपने देना है, ठीक है। और ये जो डिबेट्स होती हैं इस तरह की जो चीजें उसमें ना पड़े। एक और पॉइंट ऑफ व्यू जो कि बेसिकली टाइम कम है तो मैं ऑफ कोर्स चाहूंगा कि मैं सारे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है मैं थोड़ा सा आवाम के सामने रख दूं। वो ये है कि काफी सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब जी वोट्स का क्या फायदा, मैं तो वोट नहीं करूंगा, वोट फैसला जो है वो तो हो चुका है, लोगों को पता है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। देखें, सुलह हुदैबिया के मौके पर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से यही कहा था कि हम वापस लौट जाते हैं। हालांकि सहाबा को ये फैसला मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, हम तो ताकत में हैं, हम इस वक्त जो है वो इनकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम वापस चले जाएं। एंड फिर ऑफ कोर्स आपको पता है कि गलबा आया। इसी तरह से एक और मिसाल मिलती है इस्लाम में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हो रही थी तो उनकी जो वालदा हैं वो काफ़ी पेन में थी, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि आप इस दरख्त को हिलाओ। अब उनके दरख्त को हिलाने से क्या हो जाता, लेकिन उन्होंने उसको खजूर के दरख्त को हिलाया, जो कि हिलाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ उन्होंने हाथ दिया लेकिन खजूरें नीचे टपक गई, वो गिर गई। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला पर हमें भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है। अल्लाह ने जिसको देना है इक़्तिदार उसने ही देना है, उसकी मर्जी के अलावा किसी को नहीं जा सकता। हम यहाँ पर नहीं होते ये फैसला करने वाले कि फलां बंदा ये कर लेगा, फलां बंदा ये कर लेगा। अगर आपका ये यकीन है कि फलां बंदा ये कर लेगा या ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपका अल्लाह पर यकीन नहीं, ठीक है। अल्लाह ने हमें ये कहा है कि आप स्ट्रगल करो, आप जदोजहद करो, आप जहां पर हो जितना कुछ कर सकते हो आप करो। और अगर जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दिया है, या एक वोट ही एक तौफीक ही है, समझ लें एक हमें सिलाहियत ही दी है ना, एक हमारे पास हक दिया अल्लाह ताला ने, और अगर आप इस हक को यूटिलाइज नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, देन फिर आप जो है वो ये भी ना कहें कल को कि मुल्क के ये हालात हैं, मुल्क का ये हो गया वो हो गया, क्योंकि आप फिर काबिल नहीं है इस चीज़ के कि आप बोलें। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया था, आपने उस मौके को यूटिलाइज नहीं किया। आज अल्लाह ने आपको मौका दिया है, ये ना सोचें कि फलां बंदा ये कर रहा है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा डाउन है, कौन किसको लेकर आ रहा है, कौन किसको लेकर नहीं आ रहा, उसको छोड़ दें। ये सारी दुनियावी बातें अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा प्लानर है, सबसे बड़ी जो प्लानिंग है वो अल्लाह ताला की होती है। आप अपनी तरफ से वोट दें, जिसको बनता है आप उसका वोट दें, और इंशाल्लाह हम काफ़ी पुरुमीद है इस दफ़ा कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर करेगा। और ऑफ कोर्स एक मकसद के लिए पाकिस्तान बना था और उस मकसद को पूरा होना है, आज नहीं तो कल तो ज़रूर होना है, लेकिन जदोजहद और स्ट्रगल हमने आज से ही करना। जी सर। जी बिल्कुल, वेरी वेल सेड फैसल। और वी हैव टू डू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी जॉब, अपनी टास्क जो है वो पूरी करनी है, एंड द रेस्ट अल्लाह पाक बेहतर जानता है, बिकॉज उसकी हुक्म के बगैर जो है वो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। और ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा काम है वो हमें अपने इस्तिताअत के मुताबिक पूरा करना है। और आपके हाथ में सिर्फ एक पर्ची, एक वोट है, और अगर आप इसके ऊपर बिलीव कर लो तो ये बहुत बड़ी ताकत है जो आज के इस दौर में आपके पास अवेलेबल है। अब आप उसको वैल्यू करोगे तो यस यू विल बी गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, और अगर आप उसको वैल्यू नहीं करोगे तो आप सिर्फ ब्लेम ही देते रहोगे, लोगों पे इल्ज़ाम ही लगाते रहोगे, आप उससे कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकोगे। सिस्टर फरियाल एंड सिस्टर सदफ, आप लोगों के पास इंटरप्रेन्योर्स व्यू इलेक्शंस के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो आप लोग मेंशन करना चाह रहे हैं?
बिल्कुल सर। पहले तो मैं फैसल ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से बात की। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह से जब हमारे किसी फैमिली मेंबर को एक मोहल्लिक बीमारी अल्लाह ना करे लाहक हो जाती है या कुछ भी, और उसके बावजूद हम डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हो या बचने के चांसेस ना हो, नाउम्मीदी हो, फिर भी हम कोशिश अपनी पूरी करते हैं। हम पूरी आखिरी हद तक जाते हैं कि उनको हम किसी तरह सेव कर लें। तो इसी तरह हमारा मुल्क भी जो है ना, एक तरह से आप समझ लें कि ये एक जिस्म है और उसके जो जितने भी सूबे हैं वो उसके बॉडी पार्ट्स हैं। तो हमारा पूरा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर लाई करती है कि हमसे जो हो सके, जितना हो सके हम करें। और सिर्फ एक वोट की तो बात है, अपनी नींद थोड़ी सी हम कुर्बान करके क्या सुबह सवेरे उठ के वोट देने नहीं जा सकते? इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा सर, यहाँ पर थोड़ी-सी मैं अवेयरनेस भी देना चाहूँगी। बाज़ लोग जोश में तो हैं कि वोट देना है, लेकिन उनको बाज़ दफ़ा क्या होता है कि छोटी-मोटी गलतियाँ कर जाते हैं जो उनके ज़हन में भी नहीं होती, और उसकी वज़ह से उनका वोट जो है ज़ाया होने का खदशा होता है। तो सबसे पहले तो ये कि अपना जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है वो ज़रूर लेके जाइएगा। कॉपी या फ़ोटोकॉपी बिल्कुल भी नहीं। अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और वैलिड शनाख्ती कार्ड आपके साथ होना चाहिए। इसके अलावा जब आप वोट करने जाएँ तो कोशिश करें, बल्कि मेक श्योर करें कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई निशान, कोई सिंबल, कोई टोपी, झंडा, ये सब आपने कैरी ना किया हुआ हो। आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आप पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। चाहे तो पाकिस्तान का फ्लैग निकाल लें और वो लेकर जाएं, सिंपल। और इसके अलावा वहाँ पर गुरेज करें कि किसी से भी कोई बातचीत करने से कि भाई आप किसको वोट डालने आए हैं, आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है, इस तरह की गुफ्तगू ना कीजिए। ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस में आता है, बिकॉज़ ये सीक्रेसी होती है थोड़ी-सी जब आप वोट डालने जाते हो तो। अच्छा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात, जिस चीज़ का आपको ज़हन में रखना है लाज़मी, वो ये कि जब आप उसके ऊपर ठप्पा लगाएँगे बैलेट पेपर के ऊपर, तो आपने ये नहीं करना कि आपके कैंडिडेट जो आपके जो फेवरेट कैंडिडेट हैं, उनके नाम के ऊपर आपने ठप्पा लगा दिया, वो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। आपने उनके साइन के ऊपर, सिंबल के ऊपर ठप्पा लगाना है, और ठप्पा हल्के हाथ से लग गया तो उसको दोबारा बार-बार करके या रगड़ के नहीं लगाना, उससे भी आपका वोट जो है इनवैलिड हो जाएगा। वंस एक दफ़ा हो जाए, उसकी इंक को ड्राई होने दीजिए और उसको फोल्ड करके आराम से बैलेट बॉक्स में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के इसको डाल दीजिए। तो ये छोटी सी एक टिप थी मेरी तरफ से। और सदफ अगर कुछ ऐड करना चाहती हैं? सर मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे भी मैंने कमेंट पढ़ा, मैं उसका बेसिकली जवाब देना चाहूंगी कि उन्होंने बोला कि जो रिजल्ट है उसमें भी तो चीटिंग ही होती है। तो बेसिकली बहुत दफा कहा जाता है कि बोर्ड के पेपर्स में भी चीटिंग होती है, मार्क्स हमें सही नहीं मिले, ये है वो है। तो इस डर से हम पेपर देना नहीं छोड़ते, हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, और फिर हम रेस्ट जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं कि जो भी रिजल्ट है। तो इसी तरह आपने इस डर से वोट ही नहीं दिया कि भाई हमारे साथ चीटिंग होगी या रिजल्ट बुरा आएगा। तो ये बेसिकली वोट इज योर ज़मीर, आपकी इनर सेटिस्फेक्शन होती है। आपने अपना काम पूरा कर दिया, बाकी चीज़ें, कुछ चीज़ें आप छोड़ दें। इस डर से कि चेंज नहीं आ सकता या फिर आपका वोट काउंट नहीं होगा या चीटिंग होगी, आप वोट ही मत दें। तो एटलीस्ट आपके पास एक राय है, एक आपका फर्ज भी है, आपका हक भी है, आपका राइट भी है, तो उसको यूज करें। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप इसी साल की बात करते हैं तो आटा जो है वो मजदूर की दिहाड़ी 800 ही है। तो आटा जो है वो 600-700 रुपए की बोरी मिलती थी, अब वही 2400 रुपए की है, उसकी दिहाड़ी सेम है 800। लेकिन कितनी इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी आ रही है। तो एटलीस्ट अपने मुल्क की चीज़ों को बेहतर करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक चेंज के लिए आप एक सिर्फ यही कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा हम एज़ अ कॉमन पर्सन हम इतने बड़े चेंज के लिए ना तो हम बाहर जाके लड़ सकते हैं, और वही बात है ना कि अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान ही पहुँचाते हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक प्रॉपर हमें राइट मिल रहा है, उस राइट को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपना फ़र्ज़ आप पूरा करें, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि काश मैं दे देता या दे देती तो मेरे साथ ये हो, या अच्छा हो जाता या बुरा हो जाता, व्हाटसोएवर। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप सबने पूरी करनी है। सर माइक ऑफ है आपका। माइक ओके। थैंक यू। अच्छा, इस लास्ट 15 मिनट्स के अंदर हम जो है वो क्विकली एक जो है वो स्टेप आप लोगों के लिए लेने वाले हैं, और वो ये है कि एज एन एंटरप्रेन्योर्स हम लोग क्या सोचते हैं
कि लीडर के अंदर या जिसको आप वोट कर सकते हो या जिसको हम वोट करना चाहते हैं उसके अंदर कौन सी ऐसी 3 खसूसियत होनी चाहिए, कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसको वोट किया जा सके। यस, वोट बहुत सारे लोग जो हैं वो कौमियत की बेस पे करते हैं, पार्टी बेस पे करते हैं, ख़ानदान बेस पे करते हैं, फेवरेट पर्सनैलिटी बेस के ऊपर करते हैं। बट आज इस 2024 में पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के जो लीडर हैं, जैसे उनका काम अवेयरनेस पहुंचाना है बिजनेस के हवाले से, तो हमारा आज का जो ये एंटरप्रेन्योर व्यू ऑन इलेक्शन जो है, इसका मकसद भी ये है कि आपको एक सोच दी जाए कि आप लीडर के अंदर जब वोट डालने जाएं तो उस लीडर के अंदर कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज़ देखें कि आपका वो लीडर बन सकता है, और वो लीडर सिर्फ आकर आपको उम्मीद या होप्स ना दे, वो कुछ करने वाला भी हो। और एंटरप्रेन्योर्स क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में आने वाला जो लीडर है 2024 में, वो ऐसे कौन से स्टेप्स ले जिससे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए और एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में इनहेंस हो, बढ़े। तो स्टार्ट विद फैसल एंड देन विल गो फॉरवर्ड। जी सर, देखिए सबसे पहले जो मैं ये समझता हूँ, वी आर इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो मेरी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो इस्लाम है। तो मैं ऐसा लीडर चाहता हूँ जो इस्लाम की बात करे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे आलम में इस्लाम की बात करे, वो इस्लामी कानून की बात करे, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करे। तो पहली तो ये उसके अंदर खसूसियत है। दूसरा वो कि वो यूथ के लिए सोचे कि आज का जो नौजवान है इसने ही आगे जाके मुल्क की भागदौड़ संभालनी। आज का जो नौजवान है इसी ने ही काम करना है और मुल्क को आगे लेकर जाना। तो मैं यूथ को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, ऐसा पर्सन जो यूथ को फैसिलिटेट करे, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको पता है यंग एंटरप्रेन्योर्स का एरा है इस वक्त, चाहे वो डिजिटल मार्केटर्स हैं, चाहे वो फ्रीलांसर्स हैं, ऐसी पॉलिसीज हों, ऐसी वो तमाम सर्विसेज जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, जो कि हमारे लिए अवेलेबल होनी चाहिए, उनके ऊपर काम किया जाए। दूसरी चीज, थर्ड चीज ये है कि वो जो पर्सन है ना, वो पर्सनली भी जाती तौर पर अपनी लाइफ में एक अच्छी पर्सनैलिटी, ठीक है। हम चाहते हैं कि किसी की जातियात में नहीं जाना चाहिए, बट मैं ये समझता हूँ कि जिसको मुल्क चलाना है उसका एक पर्सनल एज एक इंसान एक इमेज उसकी क्या है, वो अपने घर वालों के साथ कैसे वो ट्रीट करता है, उसकी पूरे माशरे में क्या एक इज्जत है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो कि मैं बेसिकली देखता हूँ कि जो मेरा लीडर है वो इस्लाम की बात करे, वो यूथ का आगे बढ़ाने की बात करे, और उसका जो पर्सनल जो कैरेक्टर है वो अच्छा हो। जी, मेरे लिए जो 3 चीज़ें मैटर करती हैं वो ये कि अच्छा, मैं पर्सनैलिटी वाइज ना, मैं आई एम अ वेरी रैशनल पर्सन। मैं हर चीज़ को रैशनलाइज करती हूँ और फैक्ट्स एंड फिगर्स से मतलब मुझे सबूत चाहिए, तो मैं उन चीज़ों से परखती हूँ। तो इस बेसिस के ऊपर मेरे लीडर के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है उसको मैं ज़रूर चेक करूँगी कि वो कैसी थी, या उनकी पास्ट लाइफ कैसी थी, उनके क्या अचीवमेंट्स थे, उनका पूरा कैरेक्टर किस तरह से बिल्ड हुआ है, हमारे सामने पब्लिक आई में उन्होंने क्या किया, क्या, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा मेरे लिए जो मैटर करता है वो उनका पर्सनल कैरेक्टर, यानी कि वो ऑनेस्ट होने चाहिए, ठीक है, ट्रूथफुल होने चाहिए, और उनका फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली एंड लास्टली, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि वो खुद भी वही कुछ करते हों और फॉलो करते हों अपनी ज़िंदगी में, उन्हीं उसूलों पे चलते हों जो कि वो ना, मतलब जब आप कैंपेन करने के लिए स्टेज पे खड़े होते हैं और तकरीरें दे रहे होते हैं, तो वो सिर्फ खाली अल्फाज ना हो, आप वाकई उसको प्रीच भी कर रहे हैं। उसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूँगी, जैसे माय लीडर वुड बी समवन जो कि ये कहे कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है, सही है, एज कम्पेयर टू समवन जिनकी जो है प्रॉपर्टीज बाहर के ममालिक में है, जिनको जरा सा भी सर का दर्द हो जाता है तो वो इलाज कराने बाहर चले जाते हैं। आई कैन नॉट कॉल सच अ पर्सन अ लीडर, क्योंकि उसको पाकिस्तान की आवाम के दुख दर्द की समझ ही नहीं है, उसका पाकिस्तानी लैंड से कोई लेना देना है ही नहीं। ऑन द अदर हैंड, पास्ट परफॉर्मेंस की मैंने बात की, तो मैं 2018 की हुकूमत का थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगी कि दुनिया गवाह है, दुनिया ने देखा ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग जीडीपी थी
वो आफ्टर 2018 थी। फ्रॉम 2018 टू 2022 $374 बिलियन के ऊपर हमारी जीडीपी खड़ी हुई थी, जो कि पाकिस्तान की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ थी उस वक्त की। और इसके अलावा उस पूरे 3 इयर्स के अरसे में हमारा ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूव हुआ है, हमारा कैश डेफिसिट इम्प्रूव हुआ है। यानी जब वो हुकूमत 2018 में आई थी, उस वक्त कैश डेफिसिट का जो बैलेंस था वो $20 बिलियन था, और 3 साल के अंदर अंदर इतने कलील अरसे में उसको कम करके 1.8 बिलियन तक पहुंचा दिया गया, 20 से 1 विच इज अ वेरी बिग थिंग। इसके अलावा हमारे टैक्सेस कलेक्शन जो है सबसे ज्यादा हिस्ट्री में हुए उस दौरान। एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज, बहुत कुछ है, ये सारे फैक्ट्स इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, आज जो इकोनॉमी की हालत है, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट पाकिस्तान हैज एवर सीन, और ये सिर्फ हार्डली 1-1.5 साल के अरसे में हुआ है। तो मतलब ये इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ इटसेल्फ। मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, हर कोई सफर कर रहा है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। देन ऑन द अदर हैंड, मैंने कैरेक्टर की बात की, और मैंने इमेज की बात की, और मैंने पर्सनालिटी की बात की। तो यहाँ पर मैं अपना इमोशंस, जैसा कि मैंने कहा कि आई एम अ फैक्चुअल पर्सन, मैं फैक्ट बेस्ड बात करती हूँ, मैं अपने डिसीजंस जो है ना इमोशंस पे बेस नहीं करती। तो ये फैक्ट है। पाकिस्तान को भी छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया को अगर मैं उठाऊं, तो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आप लोग जो है ना इस पॉडकास्ट के बाद जाके सर्च जरूर कीजिएगा, टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियंस इन द वर्ल्ड। उसमें आपको मेरे लीडर का नाम नजर आएगा, द ओनली पाकिस्तानी। और ये आपको एक सर्वे नहीं, आपको मल्टीपल मीडिया वेबसाइट्स, मल्टीपल जो है न्यूज जो है ब्लॉग्स के ऊपर ये सर्वे आपको डिफरेंट कंपनीज ने होल्ड किया है, ये आपको नजर आएगा। टॉप 10 में मेरे लीडर का नाम है, द ओनली पाकिस्तानी इन द होल वर्ल्ड। सेकेंडली, ऑन द अदर हैंड, एक और सर्च कीजिएगा आप इस पॉडकास्ट के बाद, आप सर्च कीजिएगा 10 मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस इन द वर्ल्ड। आपको उसके अंदर 2 पाकिस्तानी नजर आएंगे, एक मिस्टर 10% नजर आएंगे आपको, और एक जो है वो इंतहाई शरीफ है, वो भी आपको वहां नजर आएंगे। तो अच्छा, इसमें मुझे एक और भी बात याद आती है कि कनाडा की एक यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस स्कूल है, इट्स बिजनेस यूनिवर्सिटी इन टोरंटो, वहां पर केस स्टडी हो रही थी करप्शन के ऊपर, और उन्हीं शरीफ इंसान को जो है केस स्टडी का मुद्दा बनाया गया था, टॉपिक बनाया गया था, उनको स्टडी किया जा रहा था, उनकी लाइफ को स्टडी किया जा रहा था ओवर द टॉपिक ऑफ करप्शन। तो ये भी एक चीज है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या आप ऐसे शख्स को अपना लीडर बनाना चाहेंगे। ठीक है। और पिछले साल की बात है, पिछले साल गैलप एक कंपनी है, इट्स एन अमेरिकन कंपनी, 90+ साल पुरानी कंपनी है, 90 से भी ज्यादा साल हो गए उस कंपनी को। बेसिकली ये कंपनी जो है ग्लोबल लीडर है, जो कि पूरी दुनिया में सर्वेज और पोल्स वगैरह होल्ड करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, बेसिकली लोगों के ओपिनियंस लेते हैं, डेटा कलेक्शन। अच्छा, इन्होंने ना पाकिस्तान के अंदर एक पोल किया था फरवरी 2023 के अंदर, ठीक 1 साल पहले, और उसमें उन्होंने पूछा था लोगों से कि हु इज द मोस्ट बिलवेड लीडर, और उसमें मेरे लीडर का नाम आया था, जो कि वाज़ेह अक्सरियत से 61% पे उन्होंने विन किया था। सो दैट इज ऑल अबाउट माय लीडर, दिस इज हाउ आई चूज विद माय रैशनल माइंड, नॉट इमोशनली, बल्कि ये कुछ चीजें हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, पर्सनालिटी होती है, जिससे आप जज करते हो कि हाँ कौन इंसान आपका लीडर कहलाने के लायक है। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ही और शी शुड बी, जो भी है, फीमेल्स को भी मौका देना चाहिए अगर आती हैं तो। ही और शी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव। मैं एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन को सुन रही थी, 2000 में एक हमारे जो है प्रेसिडेंट बल्कि गुजरे हैं, तो वो कहते हैं उस दौर में ना, मैं आई वॉज लिविंग इन शिकागो, तो वहां पे मैं बिजनेस अपना कर रहा था ओपन। तो वहां पे कहा कि भाई ये तो डाकू, और उनको ना जब देखा कि पाकिस्तानी है, तो उन्होंने कहा ये तो भाई डाकू और चोरों के जो है, इनके तो लीडर ही चोर है, तो हम इनके साथ बिजनेस नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों का भी ये सुनने को आ रहा है ना कि मुल्क छोड़ जाओ, भागो, पाकिस्तान से निकलो, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। तो आप जहां भी दुनिया के जिस मुल्क में भी चले जाएंगे, यू विल रिमेन स्टिल पाकिस्तानी। आपके साथ वो एक जो जुड़ गया ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। भले आप नेशनल हो जाएं, तो वो भी आपकी डुअल नेशनलिटी कहलाएगी, पाकिस्तानी फिर भी आपके नाम के साथ जुड़ा रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता। तो अगर आपके मुल्क में पीछे लीडरशिप कैसी है,
तो वो आप वहाँ पे भी मसले ये सारे फेस करेंगे। आपको हर चीज़ में इवन आपने देखा होगा आपको एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कि अभी मेरा रिसेंटली कज़न पाकिस्तान आया था, ही वाज़ सेइंग कि मतलब हमारे बैग जो हैं वो जब चेकिंग के दौरान तो वो बैग्स हमारे फाड़ दिए जाते हैं। मतलब पाकिस्तानियों की इतने बुरे तरीके से चेकिंग होती है, बाकियों की नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी फेस करते हैं अगर आपके मुल्क की रिप्रेज़ेंटेशन बुरी हो, अगर आपका मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ मैं चाहूँगी लीडर की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो अपनी इकोनॉमी अच्छी ना करे, वो मुल्क की इकोनॉमी अच्छी करे। अपनी सब जो भी आता है उसको अपनी इकोनॉमी की ज़्यादा टेंशन होती है, मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनको कोई परवाह नहीं होती। तो अपनी इकोनॉमी के साथ-साथ जो है वो मुल्क की इकोनॉमी को है वो स्टेबल करें, ताकि जो बेसिक नीड्स हैं रोटी, कपड़ा, मकान, नारा तो सब लगाते हैं लेकिन प्रोवाइड जो है वो कोई भी नहीं कर पाता। और थर्ड चीज़ जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन, जिस तरह आपने कहा जहालत, वो जहालत जो है ना वो हमारे लोगों में रच बस गई है कह लें, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये तब होगा जब एजुकेशन सेम होगी, जो कुछ लोगों ने ट्राई भी की उसको सेम करने की, क्योंकि आप स्कूलिंग बहुत डिफरेंस है पाकिस्तान में, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन से काफ़ी ज़्यादा मुंसलिक रही हूँ। प्राइवेट स्कूल जिसकी फ़ीस ज़्यादा है, बस वही एजुकेशन अच्छी देंगे, अंदर जो मर्ज़ी हो रहा हो, दे डोंट इवन केयर, पेरेंट्स भी बॉदर नहीं करते। और या तो दूसरी तरफ एजुकेशन इसलिए होती है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। जब हम इन चीज़ों से बाहर निकल के एज़ एन एजुकेशनिस्ट सोचेंगे, शऊर पैदा करेंगे अपने मुल्क के लोगों में और उनको एक सोच देंगे कि वो नॉलेज के लिए, बेहतरी के लिए अपनी यूथ को एजुकेट करें, अपने बच्चों को आने वाली नई नस्ल तैयार करें। आई नो इट टेक्स टाइम, लेकिन वो कहते हैं ना बिग जो जितने भी चेंजेस होते हैं वो रिवॉल्व तभी होते हैं स्टेप, तो आप लोगों ने पहला स्टेप लेना है और बहुत सोच समझ के इंतखाब करना है। वही मौरूसी चीज़ों में नहीं फँसे रहना। अपने बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, सिर्फ़ आप लोगों ने एक दिन की बिरयानी की प्लेट खा ली या एक टाइम की आपकी नौकरी, वो रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर आपको वो नौकरी नहीं देंगे, आपको कहीं न कहीं से दूसरी नौकरी मिल ही जाएगी। आपको वो बिरयानी वहाँ से नहीं मिलेगी तो कहीं और से मिल जाएगी। तो आप लोगों ने अपने फ्यूचर के, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच के जो है वो वोट करना। अच्छा जी, अमेजिंग। मुझे आप लोगों की बातें सुन के, कमेंट्स पढ़ के जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे नज़र में है और वो ये है कि लोगों ने इस चीज़ का फ़ैसला खुद करना। आप किसी की चंद बातों से, चंद खूबियों से, चंद खामियों से अपना नैरेटिव, अपनी सोच जो है वो चेंज नहीं कर सकते। आपको अपने वोट के लिए थोड़ी सी तरद्दुद, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रगल करें और रिसर्च करें, ठीक है? अब लास्ट के ऊपर मेरी बारी और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को अपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं। जानना चाहते हैं? यस और नो? कमेंट्स में आप लोग यस। बता सकते हैं। So for me is the number one thing in a leader should be honest. And as you all know कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब के अंदर भी there is 2H formula, means के halal income with honesty. So number 2 quality in a leader which I like and which I have is halal income. So this is very very important कि जब आप मेहनत करते हो, मुशक्कत करते हो, जब आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी हुई होती है, तो आप मेहनत करके हलाल पैसे कमा सकते हो। एंड नंबर थर्ड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैंने अभी तक पिछले 5 साल के अंदर शायद, या पिछले 75 सालों के अंदर शायद सिर्फ एक लीडर में देखी है, और दैट इज़ वेरी यूनिक क्वालिटी, और आप लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, और दैट्स कॉल्ड he should be the one to create leaders. ठीक है? ये बहुत कम लीडर्स के अंदर होती है, बल्कि दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर तो ना होने के बराबर है। ठीक है? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो पॉलिटिकल स्टेटस को होता है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि अगर मैंने लीडर्स क्रिएट किए तो मेरी जो आल औलाद है उनका क्या होगा, और अगर कोई इनसे ज़्यादा स्किलफुल आ गया या इनसे ज़्यादा बेसिकली बेहतर कोई इंसान आ गया, तो हाउ दे कैन ट्रीट माय जनरेशन,
तो ये सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कर्ता धर्ता को जो होता है वो यही होता है कि मेरी औलाद से बेहतर अगर कोई आ गया तो मेरी औलाद का क्या होगा। इसीलिए आज आप देखें कि नॉन एक्सपीरियंस, नॉन एजुकेटेड, नॉन प्रोफेशनल जो है वो पार्टी हेड्स बने हुए हैं, जिन्होंने 1 घंटे की नौकरी नहीं की, जिन्होंने एक फैक्ट्री अपने हलाल के पैसे से नहीं बनाई, दे कॉल्ड देमसेल्फ अ लीडर। सो मेरे नज़दीक ये 3 क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप भी कंसिडर कर सकते हो। मर्जी आपकी है, बिकॉज जितना हिस्सा, जितनी कंट्रीब्यूशन मेरी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी वोट के अंदर, उतनी ही कंट्रीब्यूशन आपकी भी है, उतना ही हक आपका भी है। सो 3 थिंग्स, नंबर 1 ऑनेस्ट, नंबर 2 हलाल इनकम कमाई हो उसने अपनी ज़िंदगी में, एंड नंबर 3 कि उसको लीडर्स क्रिएट करने से डर ना हो, उसको लीडर क्रिएट करने से प्रॉब्लम ना हो। वाई? बिकॉज उसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ना हो, उसको ये पता हो कि अगर मेरे सामने 1000 लीडर्स भी खड़े होंगे तो जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है वो मेरी ही रहेगी, और जो मैं लोगों को इज्जत दूंगा उससे पाकिस्तान की अवाम में इज्जत आएगी, पाकिस्तान की अवाम में लीडर्स पैदा होंगे। एंड लास्ट के ऊपर जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर में 75 सालों में एक पर्सन ने ऐसा काम किया था, और उसके बारे में मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। और वो काम कोई भी आए, कोई भी आए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने किसको लेके आना है, लेकिन मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी हमें इस एज ए इंटरप्रेन्योर हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन मल्टी लेवल ऑफ मार्केटिंग। तो मैंने इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडी किया है, और वो चीज़ सिर्फ जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई थी। आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट करेंगे, बट आई लाइक हिम पर्सनली इन वन रीज़न कि उसके टाइम में उस इंसान ने पाकिस्तान के साथ जो किया नहीं किया, कुछ लोगों के ओपिनियन अच्छे होंगे, कुछ के नहीं है, बट मेरा ओपिनियन उसके बारे में ये है, और मैं बड़ा तहकीक के बाद ये कह रहा हूँ कि उस इंसान ने पाकिस्तान को सबसे स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज सिस्टम दिया था। और जो सिस्टम मेरे ख्याल से कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो ABCD या जो है एक्स पार्टी हो, बिकॉज अब तो पार्टीज रही नहीं है, इंडिविजुअल्स हो गए हैं, तो कोई भी आए उनके लिए सबसे बेहतर काम करने का ये है कि इन लोकल बॉडी सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, उससे निचले लेवल पे इम्प्रूवमेंट होगी, एम्पावरमेंट जाएगी। और जब निचले लेवल पे एम्पावरमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली विद इन डेज, जिस तरह चाइना ने जो है वो 30 सालों में जो काम किया है वो दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें जो हैं वो 100 सालों में नहीं कर पाई, तो वो लोकल बॉडीज को एम्पावर करना था। और क्यों? क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का स्टूडेंट भी हूँ, मुझे पता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट या कंपाउंडिंग पावर क्या होती है। तो लोकल बॉडीज के अंदर कंपाउंडिंग पावर जो है वो बेसिकली इफेक्ट करना शुरू कर देती है, काम करना शुरू कर देती है, और इससे बहुत इंडिविजुअली फायदा होता है जनरेशंस को। जो माइलस्टोन उनको 2 सदियों में अचीव करना होता है वो 20 से 25 सालों में अचीव कर लेते हैं, जैसा कि चाइना ने किया है। सो आई डेफिनेटली रेकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपनी रिसर्च करें। याद रखेगा कि जब आप नौकरी के लिए रिसर्च कर सकते हैं, जब आप अच्छा खाना खाने के लिए होटल के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, जब अच्छा कपड़ा पहनने के लिए आप कपड़े की दुकान ढूंढ सकते हैं, जब आप बकरा ईद पे कुर्बानी करने के लिए सारी सारी रात बकरा ढूंढ सकते हैं, तो एक दिन आप थोड़ी सी मुशक्कत करके वोट भी डाल सकते हैं। और वोट डालना, नीयत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और याद रखिएगा जितनी रिक्वायरमेंट अभी है, 12 करोड़ फैसल ने बताया था कि वोटर्स हैं, इसमें से अगर 6 करोड़ वोटर भी टाइम पे पहुंचकर वोट डाल देते हैं तो किसी सरकार को, किसी हुकूमत को गुंजाइश ही नहीं बनेगी कि वो एक्स्ट्रा डब्बे लाकर रख सकें और आप जो है आपके मनपसंद लीडर को जो है वो कोई रोक सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है वो इंटरप्रेन्योर्स व्यू शेयर करें, ख़ास तौर पे 2024 का जो इलेक्शन अभी 4 दिन है इसमें। तो थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट्स के अंदर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपकी नज़र में आपके लीडर में कौन सी 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए और आप उसको वोट देंगे। हाँ, हम लोगों ने नाम नहीं लिए इसलिए बिकॉज वी आर इन अ पोजीशन
कि जहाँ पर हम नाम लेंगे तो आप लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स भी हर्ट हो सकती हैं, तो वी वांट डू दिस वन। बट आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग उनके नाम भी मेंशन कर सकते हैं, दिस इज़ योर राइट, कि आप जिसको चाहते हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं इक़्तिदार में, आप उसके क्वालिटीज़ को भी अंडरस्टैंड करें और उसके बारे में वोट करें। सो थैंक यू सो मच फैसल, सिस्टर सदफ, सिस्टर सैयदा फरियाल और अरसलान फॉर कंट्रीब्यूटिंग ऑन दिस स्पेशल ट्रांसमिशन। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।